गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक ज्ञान की इस क्लास में हम गरीबी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने गरीबी के संबंध में आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें करी थी। गरीबी जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता, उस स्थिति को गरीबी है। पिछली क्लास में हमने इसकी परिभाषाओं के अलावा हमने सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी इसके बारे में भी आपको बताया था। आज अपन भारत में गरीबी की माप संबंधी बात करेंगे कि भारत में गरीबी की क्या स्थिति है। भारत में गरीबी के संबंध में अगर बात करी जाए तो इसका जो गरीबी को मापने का जो प्रथम प्रयास किया गया कि गरीबी मापन का जो प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1865 में किया गया। भारत में गरीबी मापन का जो प्रथम प्रयास था 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व भी राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा भी गरीबी मापन का प्रयास स्थापित किया गया था। और क्या गरीबी का निर्धारण क्या होता है, किस तरह से गरीबी का निर्धारण किया जाता है, गरीबी की क्या परिभाषा होती है, राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा इस संबंध में बात की गई थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1962 अगर हम बात करें 1962 में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजना आयोग का गठन हुआ तो योजना आयोग ने 1962 में एक अध्ययन दल का गठन 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया जिसने गरीबी से संबंधित अध्ययन कर अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे। और इन्होंने 1979 यानी 1979 में जो कमेटी गठित करी थी, उस गठित कमेटी के आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि जब प्रभावी मांग है न्यूनतम आवश्यकता, प्रभावी मांग और न्यूनतम आवश्यकता पर कार्यदल एक कार्यदल का यहाँ पे गठन किया गया था, जिसे वाई के इस चीज को जब प्रभावी मांग न्यूनतम
आवश्यकता कार्य करते हैं, यानी इसको y के अलग करने, इसे y के अलग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने जो गरीबी मापन के जो अपने आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उन आंकड़ों के अनुसार जो आंकड़े इन्होंने दिए, उन आंकड़ों के अनुसार अपन बात करें तो इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर भोजन को आधार मानकर अपने गरीबी संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। कि भोजन को आधार इन्होंने किस तरह से माना, इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति जो भोजन करता है, उस भोजन में 2400 कैलोरी की मात्रा है, 2400 कैलोरी मात्रा का भोजन होना चाहिए। तथा शहरी क्षेत्रों में, अगर इसको शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में यह आंकड़े इन्होंने 2100 कैलोरी रखे थे। यानी ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी भोजन की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। जो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जो भी भोजन का उपभोग करता है, उसको अपने भोजन के उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त होती है। हर कोई व्यक्ति आप जानते हैं कि अच्छा भोजन करना चाहेगा, पौष्टिक भोजन करना चाहेगा, लेकिन कब किन परिस्थितियों में करेगा, जब उसके पास पैसा हो। पैसा नहीं होगा तो सिर्फ उसका प्रयास अपना पेट भरना से संबंधित रहेगा। जब व्यक्ति इससे कम अगर अपने भोजन में कैलोरी प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति गरीबी की स्थिति में आता है। ये वाई के अलग जो कमेटी थी, उसने ये माना कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता प्रति व्यक्ति को पड़ती है। जो व्यक्ति इस कैलोरी का भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे गरीब माना जाता है। इस तरह की गरीबी, जो गरीबी थी, इसे कैलोरी आधारित गरीबी, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, इसे कैलोरी आधारित गरीबी या उपभोग आधारित गरीबी। जो भोजन का जो उपभोग कर रहा है, उपभोग आधारित गरीबी, कैलोरी आधारित गरीबी या उपभोग आधारित गरीबी की उन्होंने संज्ञा दी है। उपभोग आधारित गरीबी वाई के अलग कमेटी ने कहा। इसके बाद की बच्चों बात करें कि जिसके बाद की गरीबी मापन के कुछ उपाय, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए विभिन्न विचारकों के द्वारा। इन विचारकों में अगर अपन बात करें तो इन विचारकों में अगर अपन बात करें तो जीडी लकड़ावाला, जीडी लकड़ावाला, जीडी लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन, सी रंगराजन, जीडी लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया, जो इनके अध्यक्षता में किया गया था। और लकड़ावाला फार्मूला
द्वारा 1900 लकड़ावाला फार्मूला द्वारा 1900 लकड़ावाला फार्मूला द्वारा 1993-94 तथा 2004-5 के लिए गरीबी से संबंधित आंकड़े अपनाए गए, आंकड़े के अनुमान लगाए गए। सुरेश तेंदुलकर और सी रंगाजन के द्वारा गरीबी निर्धारण का आधार जो माना सुरेश तेंदुलकर ने, उसको माना उपभोग व्यय। उपभोग व्यय को गरीबी निर्धारण का इन्होंने आधार माना। इसके बाद बच्चे बात करें अपन, इसके बाद की बात करें तो इन्होंने गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न, खाद्यान्न वस्तु जो वस्तु खाने के लिए चाहिए, खाद्यान्न वस्तु और गैर खाद्यान्न वस्तु, इसका एक समूह बनाया। खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं का समूह। कि व्यक्ति को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, खाने वाली और बिना खाने वाली खाद्यान्न वस्तु और गैर खाद्यान्न वस्तु का एक समूह बनाया। और इस समूह को उन्होंने नाम दिया गरीबी रेखा पास। नाम दिया गरीबी रेखा पास। गरीबी रेखा वास्तविक नाम से उन्होंने कुछ वस्तुओं का एक समूह तैयार किया तथा ये अनुमान लगाया कि बाजार की कीमतों के आधार पर, अनुमान लगाया कि इन खाद्यान्न वस्तु में कि बाजार की कीमतों के आधार पर, बाजार की कीमतों के आधार पर वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा, कि जो भी बाजार की कीमत है उस बाजार की कीमत के आधार पर वस्तुओं की न्यूनतम मात्रा कौन सी? गरीबी रेखा बास्केट के अंदर जिन जिन वस्तुओं को उन्होंने शामिल किया उनकी, जो बाजार में इन वस्तुओं की कीमत चल रही, उन वस्तुओं की न्यूनतम कीमत के आधार पर जो क्रय करने हेतु कितने व्यय की आवश्यकता है कि इन वस्तुओं को खरीदने में, इन वस्तुओं को जो गरीबी रेखा बास्केट के अंतर्गत जो वस्तु उन्होंने की कि उन वस्तुओं को खरीदने के लिए जो न्यूनतम व्यय था, यानी टोटल जो भी खर्चा उसको खरीदने में आता, उस व्यय की न्यूनतम सीमा निर्धारित करके उपभोग व्यय की आवश्यकता होती है। ये एक थोड़े से आंकड़े उन्होंने दे दिए, कुछ आंकड़े आप लगा लो कि मान लो कि इनका 2000 रुपये खर्चा है, ठीक है। जो व्यक्ति 2000 रुपये खर्च नहीं कर पा रहा है इन वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो वो उस व्यक्ति को उन्होंने गरीबी की स्थिति में माना। और उन्होंने इसमें आगे लगाए कि शहरी क्षेत्रों में, उन्होंने जो अपने आंकड़े दिए उसमें शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम जो गरीबी रेखा बास्केट की जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं की बाजार की न्यूनतम कीमत के आधार पर जो उन्होंने आंकड़े दिए, उसमें शहरी क्षेत्रों में तो 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्होंने माना इसको 816 रुपये। ये आंकड़े उन्होंने दिए कि जो व्यक्ति इससे कम की स्थिति में है, यानी कम मासिक उपभोग कर पाता है, इस शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 816 रुपये से कम जो व्यक्ति खर्च कर पा रहा है वो व्यक्ति गरीब है। और सुरेश तेंदुलकर ने जो अनुमान लगाया कि सुरेश तेंदुलकर के अनुसार
कि भारत की कुल जनसंख्या का 21.92% व्यक्ति गरीब की कैटेगरी में आते हैं या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो उस समय की जनसंख्या के अनुसार लगभग 27 करोड़ बैठता था। यानी उस समय के अनुसार भारत में 27 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या गरीब की कैटेगरी में हैं। इसके बाद बात करें श्री रंगराजन ने वर्ष 2011 में श्री रंगराजन ने भी अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। वे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1911-12 में श्री रंगराजन ने जो आंकड़े दिए हैं 2011-12 के लिए उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में तो 914 ग्रामीण क्षेत्रों की क्या बताया उन्होंने 975 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बताया उन्होंने 972 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों के लिए बताया उन्होंने 1460। ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1460 रुपए जब व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय हो रही है तो वो इससे नीचे की स्थिति यानी इससे नीचे की स्थिति में व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आए। इसके बाद आगे अपन बात करें तो इन्होंने जो 2011-12 के जो आंकड़े दिए थे 2011-12 में जो इन्होंने आंकड़े दिए थे वो आंकड़े प्रतिशत के हिसाब से 29.5% व्यक्ति भारत की जनसंख्या 29.5% व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आगे बात करें मतलब गरीबी से संबंधित गरीबी से संबंधित आगे जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने बहुआयामी निर्धनता का सूचकांक बनाया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल ने एक गरीबी निर्धारण के लिए एक सूचकांक का निर्माण किया जिसे 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। जिसे 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन में जारी किया गया। 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन में इसे जारी किया गया और इन्होंने निर्धनता निर्धारण के 3 आयामों और 10 सूचकों का उन्होंने प्रयोग किया था।
ये निर्धनता, ऑक्सफोर्ड निर्धनता में मानव विकास पहले। और जो भारत में वर्तमान की संबंधित बात करते हैं गरीबी निर्धारण की, तो वर्तमान में गरीबी का निर्धारण या गरीबी संबंधी जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वर्तमान में उनकी बात करें तो विश्वसनीय समंकों भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य है। भारत में विश्वसनीय समंकों के संकलन का कार्य राष्ट्रीय प्रतिकर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, जो भारत में गरीबी संबंधी अपने आंकड़े में प्रस्तुत करता है। और इसने जो अपने विभिन्न सर्वेक्षण के आधार पर जो आय और व्यय के आंकड़ों के माध्यम से जो भी अपने आय और व्यय संबंधित आंकड़े दिए हैं, उन आय और व्यय संबंधित आंकड़ों के माध्यम से भारत में गरीबी का निर्धारण किया है या गरीबी की माप बताई। इसके अलावा मुझको एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है आपके जो रिकॉल अवधि से संबंधित होता है। क्या होती है रिकॉल अवधि? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो रिकॉल अवधि है, तो भारत में गरीबी निर्धारण से संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उन आंकड़ों से गरीबी निर्धारण संबंधित आंकड़ों के संकलन के आधार पर दो प्रकार की रिकॉल अवधि का उपयोग किया है। दो प्रकार की रिकॉल अवधि का इन्होंने वर्णन किया है। इसमें समान रिकॉल अवधि, फर्स्ट कौन सी थी इसमें? समान रिकॉल अवधि, जिसमें 30 दिन के वे के आंकड़े प्रस्तुत किए। 30 दिन में एक व्यक्ति कितना खर्च करेगा कम से कम, उपभोग व्यय के आंकड़े इसमें एकत्रित किए। और दूसरा था जो इसका दूसरी जो रिकॉल अवधि थी वो थी मिश्रित रिकॉल अवधि। दूसरी जो इन्होंने रिकॉल अवधि बताई है, मिश्रित रिकॉल अवधि इन्होंने बताई है। इसमें इन्होंने दो चीजें शामिल करिए, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न। खाद्यान्न के अलावा भी और भी वस्तुओं की आवश्यकता व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए पड़ती है। तो खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न दो तरह की वस्तुओं का इन्होंने समूह बनाया है, और उसमें भी इन्होंने अपने दो तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 30 दिन का खाद्यान्न प्रत्येक खाद्यान्न जो गैर खाद्यान्न वस्तुएं हैं उसमें 30 दिन में व्यक्ति कितना खर्च करता है। और जो दूसरे आंकड़े बताए इन्होंने 365 दिन
365 दिन में व्यक्ति कितना खर्च करता है। तो दो तरह के एक अवधि दिए, जो रिकॉल अवधि, दो प्रकार की रिकॉल अवधि बताई, समान रिकॉल अवधि और मिश्रित रिकॉल अवधि। इसमें तो सिर्फ खाद्यान्न से संबंधित बात करें कि 30 दिन में व्यक्ति को खाद्यान्न की वस्तु की कितनी व्यय करना पड़ता है, उस व्यय के हिसाब से इन्होंने भारत में गरीबी का निर्धारण किया। और दूसरी बात करें मिश्रित रिकॉल अवधि की, तो मिश्रित रिकॉल अवधि में जिन्होंने खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न इन दोनों वस्तुओं का समूह बनाया है, उससे संबंधित 30 दो तरह के आंकड़े इन्होंने अपने प्रस्तुत किए हैं। इसमें 30 दिन का व्यय, इस 30 दिन में कितनी वस्तुओं का व्यय करेगा, 365 दिन का व्यय, 365 दिन में वो कितना खर्च करेगा, इन सबको इन्होंने जोड़कर दोनों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। और उस प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने भारत में गरीबी की रेखा का निर्धारण किया कि कम से कम व्यक्ति 30 दिन में कितना पैसा खर्च करेगा खाद्यान्न वस्तु पर। उस पर तो उन्होंने समान रिकॉल अवधि के रूप में बताया। और जो खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न दोनों वस्तुओं का जो समूह बनाया, उसमें भी दो तरीके से इन्होंने बात करी कि 30 दिन में कितना व्यय करेगा और 365 दिन में कितना व्यय करेगा। अगर उनके द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है व्यय की, तो खर्च की जो सीमा निर्धारित की गई है, वो खर्च की सीमा अगर दूसरी उससे नीचे अगर व्यक्ति कमा पाता है या खर्च कर पाता है, तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। यानी भारत में भी कई कमेटियों द्वारा गरीबी के संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। इन आंकड़ों में कम से कम जो ओवरऑल जो अपन टोटल सारी समितियों का निष्कर्ष निकालें, तो उससे यही नजर आएगा कि जो कम से कम उपभोग के आधार, तो ये कहें कि कम से कम उपभोग व्यय के आधार पर व्यक्तियों ने जो कमेटी में जो आंकड़े निकाले कि एक व्यक्ति कम से कम कितना उपभोग करेगा। अगर उस से नीचे की स्थिति में अगर व्यक्ति खर्च करता है, तो वह खर्च गरीबी की रेखा से नीचे माना जाएगा या उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। गरीबी शब्द का आपने जो बात भी करी थी, आर्थिक अपवेचन, एक शब्द आपने अपने पिछले क्लास में बात करी थी, जिसमें आपने बताया था कि आर्थिक अपवेचन गरीबी शब्द के लिए, यानी गरीबी शब्द का जो तात्पर्य था आर्थिक अपवेचन, यानी धन और संपदा का अभाव। तो जिस व्यक्ति के पास धन और संपदा का अभाव है, वो व्यक्ति गरीब है। यानी आर्थिक रूप से आर्थिक अपवेचन जिस व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति गरीब। अब बात इनकी कर रहे हैं कि 3 दिन का व्यय या 365 दिन का व्यय, कि जो न्यूनतम व्यय निर्धारित किया गया है, उस न्यूनतम व्यय से भी अगर कोई व्यक्ति कम खर्च कर रहा है, जाहिर सी बात है वो आर्थिक अपवेचन का शिकार है, यानी वो व्यक्ति गरीब है। ये भारत में गरीबी की माप संबंधित जो कुछ बातें हमने करी, गरीबी का जो टॉपिक है थोड़ा और ज्यादा है। किन कारणों से गरीबी होती है, क्या कारण है, इसमें अपन सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, इन सब कारणों का भी वर्णन करेंगे आगे की क्लास में। गरीबी को किस तरीके से कम किया जा सकता है या इसको बढ़ने से रोका जा सकता है, इन सब यानी गरीबी को कम करने के जो उपाय हैं, उन उपायों से संबंधित भी अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन तो अपना चैप्टर ही चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जिसमें अपन ने पहले मुद्रास्फीति के बारे में बात करी थी, फिर आप गरीबी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। अब जो तीसरी चुनौती है आगे की क्लास में बेरोजगारी से संबंधित चर्चा करें। आज की क्लास से संबंधित कोई समस्या हो
आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।